विथ मयंक माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 5 देखते हैं। हमारा चैप्टर 5 है कोयला और पेट्रोलियम। फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। ओके, तो हमारी जो डेली लाइफ की मतलब मेन जो आवश्यकताएं हैं, है ना, जो हमारी नीड्स हैं, उसके लिए हम अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं, है ना। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण हमारे द्वारा खुद के द्वारा होता है, मतलब मानवीय प्रयासों के द्वारा होता है। ओके, तो मतलब हमारी इस सूची में, इस लिस्ट में वायु, मृदा, जल और खनिज प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो हमको नेचर के द्वारा दिया जाता है ना, जिसको हम खुद पैदा नहीं कर सकते। तो वायु, जल और मृदा, है ना, और कुछ खनिज पदार्थ हैं, तो ये हमको प्रकृति के द्वारा मतलब बिना पैसे के दिया जाता है, समझो। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधनों को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। तो क्या है? पहला क्या है? तो पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो अक्षय संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और वायु। फ्रेंड्स, जो सूर्य का प्रकाश और वायु है वो हर जगह प्रेजेंट है, धरती में हर जगह और हर कोने पर प्रेजेंट है ना। और ये जो है वो हमको प्रकृति के द्वारा दिया जाता है और ये बहुत ही मतलब असीमित है ना। तो और ये जो हमारे द्वारा हम चाहे इसका जितना भी यूज़ करें, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या जल भी अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स प्रकृति में इनकी मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो समाप्त होने वाले हैं, जैसे कि हम अगर इनको इसी तरह से यूज़ करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि आगे की जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना। मतलब जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो उन्हीं को समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि वनों की कटाई होती रहेगी इसी तरह से, तो एक दिन वन खत्म हो जाएंगे, वन्य जीव वन ही नहीं रहेंगे, तो वन्य जीव कहाँ से रहेंगे? खनिज जो कि मिट्टी के अंदर से मिलता है हमको, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये समाप्त होने वाले हैं। इनका एक सीमित मात्रा में धरती के अंदर या जहाँ भी ये उत्पन्न होते हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, और एक दिन अगर इसी तरह से यूज होता रहा इनका तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनका निर्माण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये क्या है? इनका निर्माण कैसे होता है? तो इनका निर्माण सजीव प्राणियों के द्वारा होता है ना। और ये इसी कारण मतलब इनका निर्माण जो मृत जीव हैं उनके अवशेषों से हुआ है, इसीलिए इनको जीवाश्म कहते हैं। ओके, और ये जो ईंधन है उनको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं 5.1 कोयला। अब हम कोयले के बारे में जानेंगे कि कोयला क्या है। फ्रेंड्स, आपने सभी ने कोयला तो देखा ही होगा, इसके बारे में सुना ही होगा। तो ये कैसा होता है? तो ये पत्थर की तरह काले रंग का होता है, कठोर पदार्थ है ना। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग खाना पकाने हेतु, ईंधन, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो कोयला है इसका उपयोग
मतलब पहले इसका यूज़ रेल के इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था, और इसको जो है तापीय शक्ति मतलब थर्मल पावर्स हैं, है ना, वहाँ पर विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। और कोयले का उपयोग हम अपने घर में खाना बनाने के लिए भी करते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, चलिए अब देखते हैं कोयले की कहानी। तो फ्रेंड्स, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पहले मतलब पृथ्वी पर निचली जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, मतलब बहुत ही सघन वन थे, और बाढ़ जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं हैं या प्रक्रम हैं उनके कारण ये वन जो है मिट्टी के नीचे दब गए। उसके ऊपर मिट्टी जो है जमा होने लगी, है ना, और जमा होते होते उसके ऊपर परतें बनने लग गई, जिससे ये जो पेड़ पौधे हैं, जो वन हैं, वो संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका टेम्परेचर भी बढ़ता गया, है ना, और उनका टेम्परेचर के साथ उच्च दाब मतलब उसका प्रेशर भी बढ़ता गया, और उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर जो मृत पेड़ हैं या पेड़ पौधे हैं वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और कोयला मुख्य रूप से कार्बन से प्राप्त मतलब कार्बन से बना हुआ होता है। कोयला मुख्य रूप से कार्बन ही होता है, समझो। तो उच्च दाब और ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले मुख्य रूप से कार्बन होते हैं। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में यह परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मृत वनस्पति या पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, वन हैं, वो मिट्टी के नीचे दब गए और धीरे धीरे लाखों सालों तक इसमें मतलब सूक्ष्म प्रक्रम के द्वारा ये जो कोयले हैं उनका कार्बनीकरण हो गया, मतलब वो कार्बन मतलब कोयले में परिवर्तित हो गए। और यही प्रोसेस क्या कहलाई? यही कार्बनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के अवशोषण से बना है, इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कोई कोयले का खान देखा है? देखा होगा तो बताइएगा। फ्रेंड्स, जो कोयला है उसको जलाने पर क्या निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, और उद्योगों में कोयले को मतलब प्रक्रमण द्वारा कुछ कोयले के प्रक्रमण मतलब उसका कोई प्रोसेस के द्वारा कोयले से ऐसे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जैसे कि कोक, कोलतार और कोयला गैस। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो हमारा पहला है कोक। कोक क्या होता है? तो यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। फ्रेंड्स, ये जो कोक है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, और कोक का उपयोग मतलब जो इस्पात उद्योग हैं, मतलब जहाँ पर लोहे वगैरह की उद्योग हैं वहाँ पर, और धातुओं के निष्कर्षण में मतलब धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करने में कोक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बी है कोलतार। तो यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। फ्रेंड्स, कोलतार के बारे में सभी जानते होंगे, है ना, और ये जो कोलतार है उससे जो उत्पाद बनते हैं उसकी संख्या बहुत अधिक है ना। फ्रेंड्स, इससे उपयोग देखते हैं जो कोलतार है उसका उपयोग। तो इसका उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। मतलब जो कोलतार है उससे बहुत अधिक चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसका अलग अलग प्रोसेस होता है सभी चीज़ों को बनाने का। यहाँ पर लिखा भी है कि कोयला 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसको किसके द्वारा मतलब शुद्ध किया जाता है? इसको किसी प्रोसेस के द्वारा, है ना। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मॉथ वगैरह होते हैं, जो कीट होते हैं, उसको भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं वो भी हमको कोलतार से प्राप्त होती हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप मैंने बताया कि सी है कोयला गैस, मतलब कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। मतलब कोयला को जो शुद्धिकरण की प्रोसेस है उसके समय, मतलब कोयले के प्रक्रमण के समय जो पदार्थ बनता है ना, उसको कोयला गैस उसी से प्राप्त होता है। ठीक है, कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग क्या है, तो कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित उद्योगों में ईंधन के रूप में जो कोयला गैस है, जैसे कि प्राकृतिक गैस है, CNG है, LPG है, सेम उसी तरह से कोयले का भी गैस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। फ्रेंड्स, 1810 में मतलब बहुत पहले से ही जो कोयला गैस है उसका यूज़ जो स्ट्रीट लैंप होते हैं या फिर सड़कों पर जो लाइट लगी होती हैं उनको रोशनी करने के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, और आजकल इसका यूज़ रोशनी करने के बजाय ऊष्मा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब गर्मी पैदा करने के लिए कोयला गैस का यूज़ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं, हमने कोयले के बारे में जान लिया, अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। 5.2 है पेट्रोलियम। फ्रेंड्स, पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, मोटरसाइकिल, स्कूटरों, कारों तथा डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों, ट्रकों, ट्रैक्टरों आदि में होता है। फ्रेंड्स, जो पेट्रोलियम है उसका उपयोग किस में होता है, तो हल्के स्वचालित वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इन सब में होता है, सभी को पता है। और भारी वाहन क्या होते हैं, जो कि डीजल से चलते हैं, है ना, जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, और बड़े बड़े जो वाहन हैं वो डीजल के द्वारा चलते हैं। ठीक है, और ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पेट्रोल है वो किससे प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, जो क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम, फ्रेंड्स, पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनसे हुआ है। ओके, तो जब ये जीव मरे हुए हों, मतलब जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं जो वो मर गए, तो इनके जो शरीर हैं वो समुद्र के तली में जाकर जमा हो गए, फिर रेत और मिट्टी की तहों के द्वारा धीरे धीरे ढकने लग गए, और लाखों वर्षों में मतलब वहाँ पर मतलब वायु प्रेजेंट नहीं थी, तो जिसके कारण वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लग गया, जिससे जो ये मृत जीव हैं उनके शरीर किस में बदल गए, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है ना। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, मतलब पेट्रोलियम जो है मुख्य रूप से हमको किससे मिला है, तो समुद्री जीवों से मिला है। फ्रेंड्स, जो पेट्रोलियम तेल और गैस की परत होती है वो जल की परत के ऊपर होती है। ठीक है, मैं अभी डायग्राम में दिखाऊंगी आपको, जो उसमें आप समझ जाओगे कि जो पेट्रोलियम और तेल है, जो गैस की परत है वो जल के ऊपर होती है। ऐसा क्यों है, तो फ्रेंड्स आप याद कीजिए कि तेल और गैस जो है वो जल से हल्के होते हैं, है ना, और इसमें मिलते नहीं, इसमें मिश्रित नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उसको देखते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं पेनिनसिल्वेनिया अमेरिका में
1859 में प्रवेधित किया गया, मतलब ड्रिल किया गया। कहाँ किया गया? पेनिनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में। ओके। उसके बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। कहाँ पता चला? असम में, जो कि हमारे इंडिया में है ना। मतलब इसके 8 साल बाद, सबसे पहले तो 1859 में प्राप्त हुआ, उसके 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम में प्राप्त हुआ। ठीक है, पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो ये डायग्राम देखिए आप, ये पेट्रोलियम के परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे अब। तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम क्या है? ये गहरे रंग का, मतलब ऑयली, तेली द्रव है। ठीक है, और इसकी गंध जो है बहुत ही अप्रिय होती है, मतलब ख़राब टाइप की स्मेल होती है। और इसमें मतलब इसके संघटक क्या क्या हैं? तो इसके संघटक जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, जो पैराफिन ऑयल होता है या पैराफिन वैक्स होते हैं, स्नेहक तेल बोलते हैं, और पैराफिन मोम है, ये इन सब का मिश्रण होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम के जो ये संघटक हैं उनका कैसे प्राप्त किया जाता है? तो इनको प्रभाजी की आसवन के द्वारा इनको पृथक करने का प्रक्रम किया जाता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। फ्रेंड्स, मतलब ये जो सारे पदार्थ हैं वो सब मिले हुए होते हैं पेट्रोलियम में, और इसका शुद्धिकरण मतलब परिष्करण किया जाता है, जिससे ये अलग अलग घटकों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, और इसी से क्या क्या प्राप्त होते हैं हमको? जो पेट्रोलियम है उससे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक और पैराफिन मोम हमको पेट्रोलियम से ही मिलता है। ठीक है, यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। मतलब जो पेट्रोलियम है उसको परिष्करण के लिए कहाँ पर? परिष्करणी, मतलब जो बड़े बड़े संयंत्र लगे होते हैं पेट्रोलियम को परिष्कृत करने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए आप ये डायग्राम देखिए, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों के भंडार। फ्रेंड्स, ये जो है ये तैलाशय या चट्टान है। तो सबसे नीचे जल होगा, उसके ऊपर तेल होगा और उसके ऊपर गैस होगा, और ये अप्रवेश्य चट्टान है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये तेल के कुएँ हैं। तो इसी तरह से तेल को निकाला जाता है, और ये जो गैस है वो क्या कहलाएंगे? ये प्राकृतिक गैस है। ठीक है, और ये जो तेल है वो पेट्रोलियम जो है यहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से पेट्रो रसायन प्राप्त होता है। ओके, तो अब ये पेट्रो रसायन क्या है? तो मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से एक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन बोला जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका अपमार्जक, रेशे मतलब पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, उसमें किया जाता है। इसी तरह पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब इसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो है हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है, मतलब यूरिया के उत्पादन हेतु। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि सभी जानते हो पेट्रोलियम कितना महंगा है ना, महंगा है, और इसका यूज़ भी काफ़ी अधिक है, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे 5.3 प्राकृतिक गैस। हमने पेट्रोलियम के बारे में भी जान लिया, अब हम प्राकृतिक गैसों के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, और क्योंकि इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह इसका परिवहन पाइपों के द्वारा आसानी से हो सकता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके सीएनजी गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है?
संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। और इस सीएनजी का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है? तो एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, ये जो सीएनजी है उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। आपको पता है आजकल बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो सीएनजी के द्वारा चलती हैं, है ना, और ये कम प्रदूषणकारी होते हैं। इसमें प्रदूषण बिल्कुल नाम मात्र का होता है ना, और ये बहुत ही स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है। ठीक है, और सीएनजी का लाभ भी बहुत अधिक है। इसको घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है ना, और इसकी जो आपूर्ति है वो पाइपों के द्वारा की जाती है। ठीक है, फ्रेंड्स, भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 5.4, कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। फ्रेंड्स, आपने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज और कुछ मतलब और क्या क्या है, पेट्रोलियम है, कोयले हैं, ये सब समाप्त होने वाले हैं, है ना। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो कि मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तित करने के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। और दूसरी ओर इसको मतलब जो ज्ञात भंडार है, जो हम इनके भंडारों के बारे में जानते हैं, वो 100 वर्ष और चलने वाले हैं, मतलब मुश्किल से 100 वर्ष चलने वाले हैं। हमने इसका इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है ना। इसके अलावा जो ईंधन है उसका जलना वायु को प्रदूषित करता है ना, जो कि किसका कारण है? विश्व उष्णन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है क्योंकि हम जो ये कोयले और पेट्रोलियम पदार्थ जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि मेन रीज़न है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। तो ये जो मतलब हम इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम इन जो ईंधन है उनका उपयोग तभी करें जब हमको बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, और इसी के द्वारा जो हमारा पर्यावरण है वो बेहतर बनेगा, है ना, और जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो कम हो सकता है इसी से, है ना। तो फ्रेंड्स, कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि हमको इन चीज़ों को सीमित मात्रा में यूज़ करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी इनका सुख ले सकें। फ्रेंड्स, भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ मतलब PCRA, ये लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किसी भी प्रकार का पेट्रोल डीजल है उसको बचाएं। कैसे बचाएं? तो जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मीडियम स्पीड में चलाएं, है ना। और जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है तो गाड़ी का जो इंजन है उसको बंद कर दीजिए। टायर है उसका मतलब प्रेशर जो है वो सही रखिए, और गाड़ी का जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसको ठीक ठाक रखिए। तो इससे क्या हो सकता है, तो पेट्रोल डीजल का कम यूज़ होगा, जिससे कि ये जो चीज़ें हैं वो थोड़े दिन और चल जाएंगी, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के तापीय शक्ति संयंत्रों के बारे में बताइए। आपको बताना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर थर्मल पावर प्लांट हैं। ठीक है, कम से कम 3 के बारे में तो बताइएगा ही, ओके। और CNG LPG के उपयोग बताइए, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उनके यूज़ के बारे में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल किया कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।